Good morning, all of you. In previous class, we are read about the High Court. पिछली कक्षा में हमने उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा। उच्च न्यायालय जो कि हमारे शासन व्यवस्था का तीसरा अंग माना जाता है, तीसरा भाग माना जाता है। ठीक है, अब चल रहे हैं हम हाई कोर्ट के जज वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, किस तरीके से उन्हें जो है नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी कौन कौन सी योग्यताएं होती है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन ऑन जुडिशियल पोस्ट इन इंडिया फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लगभग 10 वर्षों तक किसके पद पर रहा होना चाहिए, किसी न किसी न्यायिक पद पर रहा होना चाहिए। और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट और एनी 2 और मोर सब कोर्ट, कि वह किसी उच्च न्यायालय या अन्य उप न्यायालय में क्या होना चाहिए कि वह 10 वर्षों तक जो है वकालत किया हुआ होना चाहिए। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इनके सैलरी वगैरह के बारे में हमने देखा, इनके वेतन वगैरह के बारे में हमने देखा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है। और इनके वेतन के बारे में हमने देखा कि इन्हें जो वेतन है वो किसके द्वारा दिया जाता है, कौन इनके वेतनों को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। इसके बारे में भी हमने बात की। अब हम चल रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की ओर। ये जो उच्च न्यायालय है उच्च जो न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, उसके जुरिडिक्शन में, उसके न्याय प्रक्रिया में, उसकी जुडिशियल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, उसे कुछ स्वतंत्रताएं, विशेष स्वतंत्रताएं जिनको हम कहेंगे, स्पेशल इंडिपेंडेंस जिसको हम कहेंगे, वो प्रदान की गई है। अब ये कौन कौन सी है ये स्वतंत्रताएं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता आ रही है, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट आ रही है। उच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता आ रही है वो सबसे पहले क्या आ रही है, स्पेशल प्रोसीजर। स्पेशल प्रोसीजर की यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है। ठीक है, सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो कहाँ इनको दी जा रही है, वो दी जा रही है स्पेशल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। है किसके लिए स्पेशल प्रोसीजर? अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर है, विशेष प्रक्रिया। किस चीज़ की विशेष प्रक्रिया? यहाँ पर देखें बात की जा रही है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बात की जा रही है। हमने जब पहले देखा था, जब हमने पहले पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज़ है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो क्या करता है, चीफ जस्टिस और अन्य जजों की जो है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करता है। अब इसके लिए वह क्या करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है कि वह मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किससे सलाह लेकर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम एंड द गवर्नर वेयर द अदर जजेस आर अपॉइंटेड by the president after taking advice from the chief justice of the supreme court and the high court and the governor। अब देखें कि यहाँ पर जो है एक प्रोसीजर और भी आ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जो है इसके लिए एक प्रणाली अपनाई गई है जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे रहे हैं निर्वाचक मंडल का, इसको हम नाम दे रहे हैं कॉलेजियम का। मतलब यहाँ पर हम निर्वाचक मंडल से ले रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको अपन बोलते हैं। राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट के बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ आती है, कॉलेजियम सिस्टम की बात आती है। तो यहाँ पर हम कॉलेजियम सिस्टम को जो है क्या नाम दे रहे हैं, निर्वाचक मंडल का नाम दे रहे हैं। जो क्या करता है, प्रेसिडेंट को क्या करता है, प्रेसिडेंट को गाइड करता है, उसको एडवाइस करता है कि वो किसको जो है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो है जस्टिस
अपॉइंट करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्हें नियुक्त करने के लिए, उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशल प्रोसीजर जो है वो यूज़ में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। अब इनकी स्वतंत्रता के लिए देखें, एक और चीज़ निकल कर हमारे सामने आ रही है, एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है, और वो क्या आ रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जजों के जो टेनर है, जजों का, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, टेनर ऑफ द जजेस वो क्या है, वो फिक्स है, फिक्स टेनर, यानी कि निर्धारित कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल है, निश्चित अथवा निर्धारित कार्यकाल। कैसे निश्चित है, हम निर्धारित है भाई ये कार्यकाल, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(1) किसके अनुसार, आर्टिकल 217(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार क्या बतलाया जा रहा है कि जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वह क्या करते हैं, अज्यूम ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, कि अपने पद पर कितने वर्षों तक बने रहते हैं, 62 ईयर्स, यानी कि 62 वर्षों तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ही कैन गिव हिज रेजिग्नेशन बाय एड्रेसिंग इट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, अगर इनको अपना भाई देखो कि पहली चीज़ तो कि ये 62 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर इनको ये लगे, अगर इनको ये एहसास हो, इनको ये महसूस हो कि वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उचित तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वह क्या करते हैं, अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं। वह अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, वह अपने पद को छोड़ सकते हैं। आफ्टर गेटिंग ए रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखें इनकी एक और प्रोसेस आ रही है कि या तो यह क्या कर दें, त्याग पत्र दे दें, और अगर मान लो इन पर कोई गंभीर आरोप लग जाए, गंभीर आरोप लग जाए, कोई एलिगेशन लग जाए, तो ये क्या करते हैं, फिर इनके साथ में क्या होता है, इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया इन पर चलाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया इन पर चलाई जाती है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया इन पर चलाई जाती है। इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो इन पर इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, हमारे इंडिया की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, वह क्या करती है, अपने स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, अपनी स्पेशल 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 विशेष बहुमत के माध्यम से वो क्या करती है, इन पर एक जो है रिजोल्यूशन पास करती है, एक प्रस्ताव पास करती है, एक प्रस्ताव लाती है, और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव ऑन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। और फिर राष्ट्रपति के आदेश पर जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें देख रहे हैं, हम यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो 3 तरीके से अपने पोस्ट से जो है रिमूव होता है, 3 तरीके से अपने पद से जो है वह मुक्त होता है। सबसे पहली चीज़ तो 62 ईयर की एज में जो है वो रिटायर हो सकता है, 62 वर्ष की आयु में जो है वह अपनी सेवा से निवृत्त हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ली। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ रहा है कि उस पर जो है क्या किया जाता है कि वह रिजाइन कर दे, अपने पद से इस्तीफा दे दे, पद से मुक्त हो जाए। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दे,
और वो इस्तीफे के लिए किसको प्रस्तुत करता है अपना इस्तीफ़ा? तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति को जो है वह अपना इस्तीफ़ा प्रस्तुत करता है, संबोधित करता है। और तीसरी सूरत हमने यहाँ पर क्या देखी, तीसरा हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, वह क्या करे, इम्पीचमेंट की, महाभियोग की प्रोसेस को है इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। और उसके लिए क्या करे कि एक रेजोल्यूशन लाए, किसके माध्यम से, अपने स्पेशल मेजॉरिटी के विशेष बहुमत के माध्यम से है। और ये बहुमत कितना होगा, 2/3 होगा है। तो 2/3 मेजॉरिटी, अगर 2/3 मेजॉरिटी से जो है अगर रेजोल्यूशन आता है, अगर अध्यादेश आता है, अगर प्रस्ताव आता है, तो फिर क्या होता है, जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय जो हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे यहाँ पर, नो चेक कंडक्ट ऑफ द जजेस, नो चेक कंडक्ट ऑफ द जजेस है, मतलब न्यायाधीश के कार्यों की कोई जांच नहीं है। अब ये भाई जांच कौन करेगा, सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पर आ रही है, ये देखने के लिए आ रही है कि जो जांच है वो कौन करेगा। तो जो पार्लियामेंट है, कौन, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन जो पार्लियामेंट है, यानी कि संसद जो है वो क्या नहीं कर सकती है, कैन नॉट चेक कंडक्ट ऑफ द जजेस, है कि जो न्यायाधीश के जो भी कार्य हैं कि भाई न्यायाधीश क्या कार्य कर रहा है, न्यायाधीश क्या कार्य नहीं कर रहा है, इनको जांचने का जो अधिकार है, वो जो राइट है, वो पार्लियामेंट के पास में नहीं होता है, वो संसद के पास में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है न्यायाधीश पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, नहीं। विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, कौन से प्रावधान के अलावा, तो यहाँ पर देखें बात बतलाई जा रही है, इम्पीचमेंट की बात बतलाई जा रही है, महाभियोग की बात बतलाई जा रही है। ये इम्पीचमेंट की बात बतलाई जा रही है कि महाभियोग के अलावा, महाभियोग लाने के अलावा जो संसद है वो ये क्या नहीं कर सकती है, वह न्यायाधीश के कार्यों को नहीं देख सकती है, कोई उसकी जांच नहीं कर सकती है। वो डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस को ही लाती है। किसको लाती है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को लाती है। किसको, इम्पीचमेंट। वह सीधी महाभियोग की प्रक्रिया को लाती है, इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या हैं, वह फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। चल रहे हैं हम आगे, चल रहे हैं हम आगे, है सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, रिटायर्ड जो जजेस हैं, ये रिटायर्ड जो जजेस हैं नॉट अलाउड है, उन्हें अनुमति नहीं होती है। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उन्हें अनुमति नहीं होती है। किस चीज़ की अनुमति नहीं होती है, कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। प्रैक्टिस के जो न्यायाधीश है 62 ईयर की एज में अगर मान लो वह रिटायर हो जाते हैं, 62 वर्ष की आयु में अगर वह क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने पोस्ट से वह से रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और अगर वो चाहे कि मैं अपना काम करूं तो वह ऐसा नहीं कर सकते
हैं, उन्हें इस बात की जो है अनुमति नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है। ए रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेटली, कि वह निजी तौर पर क्या करे, कार्य करे, इन द कोर्ट इन विच ही हैड सर्व्ड एज ए परमानेंट जज, उस उच्च न्यायालय में, उस न्यायालय में जहाँ पर उसने क्या किया है, स्थायी न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी है, कार्य किया है, वहाँ पर वह क्या नहीं कर सकता है, वहाँ पर वह कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ पर क्या, बल्कि वह तो किसी भी जो न्यायालय है, इंडिया का कोई भी अगर कोर्ट है, वहाँ पर वह अपने क्या नहीं कर सकता है, अपनी सर्विस नहीं दे सकता है, अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है। रिटायरमेंट का, जज के रिटायरमेंट का मतलब है, न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति का मतलब सेवानिवृत्ति ही है, उनका क्या है, रिटायरमेंट ही है, कि वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से स्वतंत्रता, कार्यपालिका से स्वतंत्रता है। यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, राज्य की कार्यपालिका की बात हो रही है, जिसमें हम देखते हैं कि जो है गवर्नर है और जो है हमारे सीएम महोदय हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर का जो है कैबिनेट है, जो है राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है, ये सभी जो है किस में होते हैं, ये सभी जो है एग्जीक्यूटिव में होते हैं, कार्यपालिका में होते हैं। तो न्यायाधीश को जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, है कि इनको क्या रखा गया है, इनके कार्य जो है हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल से इसे स्वतंत्र रखा गया है। कि मतलब कि जो गवर्नर है, जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके जो वर्क है, उसकी जो प्रोसेस है, उसमें वह इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, या यूँ कहें कि जो न्यायपालिका है, उसे क्या किया गया है, कई ऐसे पावर्स दी गई हैं, कई ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं कि जिनसे वह क्या है, वह स्वतंत्र बनता है, वह इंडिपेंडेंट बनता है, स्वतंत्र बनता है। अब हम चल रहे हैं आगे, जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जुडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है कि उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ। इम्पोर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है ये है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कौन कौन से इसका पावर्स हैं, कौन कौन से इसके जो है कार्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से इसके जुरिडिक्शन हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ रही है ओरिजिनल एंड स्टैट्यूटरी जुरिडिक्शन, यानी ये स्टैट्यूटरी या ओरिजिनल और स्टैट्यूटरी जुरिडिक्शन है, यानी कि मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। कि अब कौन कौन से हैं भाई मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम फर्स्टली द हियरिंग ऑफ केसेस बाय द हाई कोर्ट, दीज इंक्लूड, कि सबसे पहले जो उच्च न्यायालय जिन मामलों को सुन सकता है वो उनमें किस किस को सम्मिलित किया जा रहा है, डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि संसद में और राज्य की कार्यपालिका में, राज्य के विधानमंडल में, राज्य के विधानसभा में नियुक्त किए जाने वाले, अपॉइंट किए जाने वाले जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनको लेकर अगर कोई मामला होता है, उनको लेकर अगर मान लो कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है,
तो उसकी सुनवाई कौन करता है, उसकी हियरिंग कौन करता है, तो उसकी जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद रेवेन्यू कलेक्शंस है। रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब यहाँ पर होगा राजस्व इकट्ठा करना है, राजस्व इकट्ठा करना है कि मतलब राजस्व का मतलब क्या होता है कि टैक्स वगैरह जिसको अपन बोल सकते हैं, कर वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, राज्य की आय जिससे होती है, स्टेट की इनकम जिससे होती है, अगर उसको इकट्ठा करने में, उसके कलेक्शन में, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित अगर कोई मामला होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, वो हाई कोर्ट में जाता है। डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद रेवेन्यू कलेक्शन है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोबेटिव राइट्स, मैरिज लॉ, कंपनी लॉ एंड केसेस एसोसिएटेड विद डाइवोर्स एक्सेट्रा। देख रहे हैं यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोबेटिव राइट्स, यानी कि जो है प्रशासकीय जो भी ये अधिकार है, ठीक है, प्रशासकीय अधिकारों से लेकर कि मान लो अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, अगर वहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, या मान लो कि वहाँ पर ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, इससे संबंधित अगर कोई बात है, इससे संबंधित अगर कोई बात है, तो इसकी जो हियरिंग है, इसकी जो सुनवाई है वो कहाँ पर होगी, वो हाई कोर्ट में होगी। मैरिज लॉज यानी कि विवाह से संबंधित जितने भी कानून हैं कि भाई जैसे मान लो कि कितनी एज में जो है मैरिज करनी है, कितनी एज में मैरिज नहीं करनी है, और इससे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, ठीक है, इनकी जो हियरिंग है वो कहाँ पर होगी, सीधी हाई कोर्ट में होगी, ठीक है। द हाई कोर्ट है द, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर एंड केसेस एसोसिएटेड विद डाइवोर्स, तलाक से जुड़े हुए मामले, जितने भी तलाक से जुड़े हुए मामले हैं वो कहाँ पर जाते हैं, सीधे तौर पर उच्च न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। अब जैसे मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, या मान लो कि सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, अगर मान लो यहाँ पर ये मामले सुने जाते हैं तो इनमें भी गाइडेंस किसकी होती है, इनमें भी जो गाइडेंस है, इसमें भी जो मार्गदर्शन है वो हाई कोर्ट का ही होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसके पास में कुछ न्यायिक क्षेत्र हैं, कुछ जो है मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में यह आते हैं। ये किस में आते हैं, ओरिजिनल और स्टेटरी जुडिक्शन में आते हैं। कौन कौन से मामले हैं जो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मामले हैं, विवादों से संबंधित जो भी मामले हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर हो, चाहे वो रेवेन्यू को लेकर हो, चाहे वो मैरिज और दूसरे प्रशासकीय और डाइवोर्स को लेकर हो, वो सबसे पहले कहाँ सुने जाते हैं, सबसे पहले वो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। राइट टू इशू राइट्स, यानी कि राइट टू, अब नेक्स्ट इसकी पावर कौन सी आ रही है, राइट टू इशू राइट्स, यानी कि रीट अधिकारिता, यानी कि रीट जारी करने का अधिकार। अब कौन सी है ये रीट जारी करने का अधिकार, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट हैज द राइट टू इशू रीट्स सच है। अब देखें भाई कि जो उच्च न्यायालय है उसके पास में क्या होता है कि जो है रीट जारी करने का एक आदेश जारी करने का, रीट क्या है, एक तरीके का आदेश है, ठीक है, आदेश जारी करने का। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 226 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय जो है वह क्या कर सकता है, विशेष आदेश जारी कर सकता है, विशेष आदेश जो है वो जारी कर सकता है। जैसे अब कौन से हैं ये देखें, हैब्स कॉर्प है, मैडमस प्रोहिबिटेशन है, सर्कनरी एंड क्वांटो वारंटो। एज पर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ओनली दोज राइट विच आर एसोसिएटेड विद fundamental right. The High Court has the power to issue right
रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर राइट्स। अब देखें यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है, कौन कौन से ये अधिकार, विशेष अधिकार हैं। जैसे हैब्स कॉर्प्स के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम बोल सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम बोल सकते हैं, क्वांटो वारंटो के मतलब जो है प्रतिषेध अधिकार, निषेध अधिकार जिसको हम बोल सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हम देखते हैं कि अगर मान लो किसी को बंदी बना लिया गया है, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है तो और उससे कोई यदि मिलना चाहता है, कोई उससे मुलाकात करना चाहता है तो वह क्या कर सकता है, वो उससे मिल सकता है। इसके लिए गाइड कौन करता है, इसके लिए जो गाइड है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब प्रतिषेध अधिकार आ रहा है, प्रतिषेध अधिकार आ रहा है। प्रतिषेध अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के पास में यह पावर होती है कि वो जो है गवर्नमेंट कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए गाइड कर सकता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो किसकी गाइडलाइन में कर रहे हैं, किसके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ के लिए पावर है, क्या इनके पास में इस चीज़ के लिए पावर है, शक्ति है या नहीं है। अब आगे हमको बतलाया जा रहा है कि राइट टू इशू राइट्स में बतलाया जा रहा है रीट अधिकारिता में बतलाया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसे उसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जिस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय को हमारे अधिकारों को लेकर प्राप्त है, कि ये हमारे अधिकारों की क्या करता है, सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम एप्लीकेट जुडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। एप्लीकेट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। अब देखो भाई, इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। सिविल एप्लीकेट जुडिक्शन सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, सिविल एप्लीकेट जुडिक्शन है यानी कि साधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केसेस एसोसिएटेड विद इनकम टैक्स, पेटेंट और डिजाइन सक्सेशन एक्सेट्रा। अब देखें भाई, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय में जो है हम जिला अथवा सत्र न्यायालय से मिले हुए न्याय के विरुद्ध है कि भाई अगर मान लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिला न्यायालय या उप जिला न्यायालय ने, उपखंड न्यायालय ने क्या किया है, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं दिया है, हमारे पक्ष में न्याय निर्णय नहीं किया, और हमको अगर ये लगता है कि जो है कि यह न्याय ठीक नहीं हुआ है, तो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, एप्लीकेट कर सकते हैं। और वो किस में आता है, एप्लीकेट जुडिक्शन में आता है। हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जो किस में आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। अब ये जो है इसको देखो क्या किया गया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, दो भागों में इसको विभाजित कर दिया है। सबसे पहला तो आ रहा है सिविल अपीलेट, ये जिसको हम साधारण अपील का नाम दे रहे हैं, और इसमें कौन कौन से मामले जुड़े हुए हैं, टैक्स यानी कि कर से जुड़े हुए हैं, पेटेंट यानी कि प्रमाणीकरण से जुड़े हुए हैं, डिसीजन यानी कि कोई जो है हमने जो डिसीजन लिया या कोई हमने डिसीजन यानी कि कोई फैसले के विरुद्ध, ठीक है। और फिर आ रहा है सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार से जुड़े हुए मामलों में अगर हमको ये लगता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा जो है सही न्याय नहीं किया गया है, हमें न्याय मिलना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाइड इन हाई कोर्ट, हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मतलब कि निचले न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं होने पर, लोअर कोर्ट से हमें क्या नहीं मिलने पर, हमें जुडिक्शन नहीं मिलने पर, जस्टिस नहीं मिलने पर, हम क्या करते हैं कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं, अपर सेक्शन पे जाते हैं, अपर कोर्ट में जाते हैं, उच्च न्यायालय में जाते हैं, ऊपरी न्यायालयों में जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो ये यूज में आती है, ये जो प्रोसेस यूज में आती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम एप्लेट का नाम देते
हैं, अपील का नाम देते हैं। अब एक और आ रहा है यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखिए एक और यहाँ पर आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट जुडिक्शन, यानी कि संवैधानिक अपीलीय न्याय। एनी सच केसेज इन विच देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ interpretation of the constitution can be presented in the high court. Any such cases, ऐसे मामले in which there is a question के जिसमें प्रश्न होता है, किस चीज़ को लेकर प्रश्न होता है, interpretation of the constitution, संविधान में हस्तक्षेप को लेकर संविधान में हस्तक्षेप को लेकर अगर कोई प्रश्न होता है तो उसे हम कहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम जो है उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेखीय न्यायालय अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 है, किसके अनुसार आ रहा है भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? आर्टिकल 215, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 है अनुच्छेद 215 के अनुसार एवरी हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, के प्रत्येक जो उच्च न्यायालय है वह क्या होता है? अभिलेखीय न्यायालय होता है। एंड इट हैज बी पावर टू पनिश द ऑफेंडर्स है, और आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं, उल्लंघन करने वाले हैं या अपराधी व्यक्ति को ये क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर सर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, के उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड के रूप में, दस्तावेज के रूप में जो है संभाल कर रखा जाता है, सहेज कर रखा जाता है। एंड दे विल फंक्शन एज लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये क्या करते हैं? जो निचले न्यायालय हैं, जो उप न्यायालय हैं, उनके लिए यह किस रूप में कार्य करते हैं? एक गवाह के रूप में कार्य करते हैं, एक कानून के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि अगर जैसे मान लो कोई मामला आया, कोई भी XYZ मामला आया, ठीक है, और उससे रिलेटेड है, जैसे मान लो कि उससे रिलेटेड मामले में जो है क्या किया कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उच्च न्यायालय ने अगर मान लो कोई फैसला दिया, तो उसको फिर क्या किया जाएगा? सेव करके रख लिया जाएगा, उसको संरक्षित करके रख लिया जाएगा। और वैसा ही मामला अगर भविष्य में कोई और आता है, इन फ्यूचर ऐसा ही कोई और मामला आता है, ऐसा ही कोई केस आता है, तो फिर क्या किया जाता है? एज ए प्रूफ, एज ए प्रूफ, सबूत के तौर पर उस मामले को फिर से प्रस्तुत किया जाता है कि भाई देखो कि ऐसा मामला पहले भी आया था और इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो यहाँ पर ये मामला इस तरीके से सॉल्व होगा। चल रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है कि उच्च न्यायालय की प्रशासकीय शक्तियाँ, तो देखें हाई कोर्ट में कॉल फॉर decision made by a subordinate court and can evaluate and examine them, है कि जो उच्च न्यायालय है वह क्या कर सकता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो निचले न्यायालय हैं, उनसे मामलों को अपने पास में बुलवा सकता है, अपने पास में मंगवा सकता है, और उसको क्या कर सकता है? इवैल्यूएट एंड एग्जामिन कर सकता है, यानी कि उनका निरीक्षण परीक्षण कर सकता है, उनका मूल्यांकन कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट दैट इट इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट वायलेट इट्स लिमिट, है कि यह उच्च न्यायालय की ही जो है कर्तव्य होता है, ये उच्च न्यायालय की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है कि वह क्या करे, कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके जो निचले न्यायालय हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वह क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? डज नॉट वायलेट इट्स लिमिट, वह अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ रहे हो, इसको वह सुनिश्चित करे। एंड इज वर्किंग एज पर द प्रोविजन लेड डाउन बाय लॉ, और कानून के अनुसार वह कार्य कर रहे हो। इट कैन रिमूव ए केस फ्रॉम वन कोर्ट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड वर्डिक्ट, कि वह क्या कर सकता है? वह
कि किसी भी मामले को सुनने और उसमें न्याय प्रदान करने के लिए वह उसे एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए ये जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है? इंडिया में ये प्रोसेस जो है वो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, द हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव एज वैलिड और इनवैलिड, है कि उच्च न्यायालय के पास में यह शक्ति होती है, ये पावर होती है कि वह डिक्लेयर कर सकता है, घोषित कर सकता है द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यों को वह क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है। कैसा घोषित कर सकता है? वैलिड और इनवैलिड, यानी कि न्यायिक और सही एवं गलत, है वेद अथवा अवैध, है वेद अथवा अवैध। सही एवं गलत घोषित कर सकता है, सही एवं गलत कैसे घोषित कर सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने कोई भी जो है कानून बनाया, कोई भी लॉ फॉर्म किया, ठीक है, तो उसको क्या करता है कि जो न्यायालय है, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो उसका रिव्यू करता है, उसका पुनः निरीक्षण करता है, उसे पुनः मूल्यांकन करता है। और अगर मान लो वो सही पाया जाता है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसको वह क्या करता है? वैलिड डिक्लेयर कर देता है। और अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उसको वह इनवैलिड भी कर सकता है, अवैध भी घोषित कर सकता है। थैंक यू।